बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो प्रेसिडेंट है। मैंने ये टॉपिक जो है ये हमेशा की तरह जैसे मैं पहले आपके साथ वीडियोस में ये चीज़ शेयर करता आया हूँ कि हमारे जो इस सारे टेक्स्ट की लेंथ होती है हम उसको इतना ही रखते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन के अंदर अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप 35 मिनट्स के अंदर या 40 मिनट्स के अंदर इसको लिख सकें। तो हमने इसकी जो दूसरी बुक्स वगैरह अगर आप देखें तो उनके अंदर टॉपिक बहुत डिटेल में लिखे होते हैं, तो उसमें से फिर चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है कि आप कैसे अपने आप को जो है उसमें एग्ज़ाम के अंदर जो है उसको मैनेज करेंगे। लेकिन हमने उस सारी चीज़ को इस तरह बीच में डिज़ाइन उसको उस तरह रखा होता है या उसकी लेंथ जो है वो इतनी रखी होती है कि आप उसको 35 टू 40 मिनट्स में जो है अपने पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर सकें। हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रेसिडेंट से मुतल्लिक है और इसके अंदर जो चीज़ आज आप लर्न करेंगे उसमें रेशो डिसेंडाई और ओबेटर डिक्टा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो सकता है आपके लिए ये 2 टर्म्स जो हैं नई हों, कुछ स्टूडेंट्स को शायद पहले से भी मालूम हो। लेकिन पहले हम ये चीज़ जो है इसमें चेक कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने जो इस वक़्त इंट्रोडक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि हम असल में प्रेसिडेंट कहते हैं कि जब कोई चीज़ ऐसी पहले गुज़र चुकी हो और उसको हम हवाला बनाएँ, तो उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक आसान-सी बात अगर इसमें इस तरह समझी जाए कि आपने अगर अपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन जो है वो की और दोबारा जब एग्ज़ाम हुआ, अगले साल फिर आपने फर्स्ट पोजीशन ली, तो उसमें ये कहा जाता है देखें जी ये तो प्रेसिडेंट था कि ये स्टूडेंट जो है ये अपनी फर्स्ट पोजीशन स्कोर करता है। ठीक इसी तरह ये होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है लॉ के अंदर जुडिशियल डिसीजन को कहते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है, सारी राइटिंग जो नज़र आ रही है, आप इसको अपने नोट्स के तौर पे जो है वो नोट करके बाद में इसको याद कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये इस वक़्त मकसद ये है कि मैं आपको ये टॉपिक का जो एक ओवरव्यू है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट लेवल के ऊपर आपको ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसमें ये होता है कि जैसे कोई सुपीरियर कोर्ट जो है, वो अगर कोई जुडिशियल डिसीज़न देती है, तो वो डिसीज़न जो है वो एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो उसके लिए एक बाइंडिंग बन जाता है, ठीक है? अब ये जो प्रेसिडेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट भी दे सकती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी दे सकती है, लोअर कोर्ट्स वो जो है वो दे सकती हैं। तो वो चीज़ें जो हैं प्रेसिडेंट बन जाती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है और जो जुडिशियल डिसीजंस हैं उनके अंदर कोई जुडिशियल प्रिंसिपल जो है वो बताया जाता है। जब आप कोई जजमेंट देखते हैं या जजमेंट पढ़ते हैं या केस लॉ को रीड करते हैं, तो आपको उसमें ये नज़र आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ को उसमें फॉलो किया गया है। अब जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, उसके अंदर हम उस प्रिंसिपल को जो है वो रेशो डेसेंडाए कहते हैं। रेशो डेसेंडाए से मुराद ये है कि वो क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था, क्या प्रिंसिपल था कि जिससे आपने उस चीज़ को डिसाइड किया, उस केस के बारे में कोई डिसीजन दिया। इसके अंदर आई एम सॉरी ये थोड़ा-सा नीचे इसके चला गया। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये चीज़ जो है रेशो डेसेंडाए कहलाती है। अब इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कोर्ट में डिस्कस होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं, कोई पर्टिकुलर्स वगैरह हैं, केस से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो उनको हम ओबेटर डिक्टम कहते हैं, ठीक है? ये ओबेटर डिक्टम जो है, ये सिंगुलर होता है। एक बात याद रखिएगा लैटिन के अंदर जो है, वो जब आखिर में एम आता है ना, तो वो सिंगुलर होता है और अगर ए हो तो वो प्लूरल होता है। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह दे देता हूँ कि जैसे आप एक बड़े आपकी जो कॉमन लैंग्वेज में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसे हम डेटा कहते हैं। तो डेटा जो है वो भी एक लैटिन वर्ड है और डेटा एक प्लूरल वर्ड है। अगर सिंगुलर हम कहेंगे डेटा का तो उसको हम डेटम कहेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे जो ओबिटर डिक्टम मतलब एक चीज़ और अगर ओबिटर डिक्टा तो इसका मतलब है कि हम उसका प्लूरल यूज़ कर रहे हैं।
तो ये मैंने इसका इंट्रोडक्शन था जो आपके सामने आपके साथ जो है वो मैंने शेयर किया। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे वगैरह इसकी डेफिनेशन है कि लीगल सिस्टम में जो है वो कोई भी जुडिशियल डिसीजन जो है वो इस्टेब्लिश होता है किसी लीगल रूल के ऊपर। तो इन अ लीगल सिस्टम, प्रेसिडेंट इज अ जुडिशियल डिसीजन which establishes a legal rule for the subsequent similar cases। यानी वो तमाम आने वाले केसेस मुस्तकबिल में कभी भी आए तो वो उनके लिए एक प्रेसिडेंट जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो हम उस लीगल रूल को जो है हम प्रेसिडेंट इसमें इसकी डेफिनेशन के अंदर इसको डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद थर्ड जो है हेडिंग आपके सामने इस वक्त वो है लिटरल एंड लीगल मीनिंग ऑफ द रेशो डेसिंडाई। यहाँ पे अगर हम ये देखें कि लिटरली जो है वो रेशो डेसिंडाई एक लैटिन फ्रेज है। लैटिन मतलब लातीनी फ्रेज है और इसका ये मतलब होता है कि रीजन फॉर डिसाइडिंग, कि वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से इस चीज़ को डिसाइड किया गया, तो उसको हम रेशो डेसिंडाई कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको लीगली देखें तो ये एक रीज़न है ऑन द बिहाफ ऑफ जजेस डिसाइड्स द केस, कि आपका कोई जब जज केस डिसाइड करता है तो वो उसके अंदर कोई रीज़न जो है वो कोई प्रिंसिपल जो है लीगल प्रिंसिपल जो है उसको अडॉप्ट करता है। तो इट डिस्क्राइब द लीगल प्रिंसिपल ऑफ द केस। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन जो थी वो ये प्रो रैपिड क्रॉस एक ज्यूरिस्ट है, तो उन्होंने ये कहा था कि रेशियो डिसेंडाई is a rule of law expressly treated by the judges as a necessary step in reaching his conclusion। यानी इसका ये मतलब है कि अगर जो रेशो डिसेंडाई जो है वो एक ऐसा रूल है कि जो जज हजरात हैं वो उसके अंदर जब कोई नेसेसरी स्टेप है कि वो किसी चीज़ को कंक्लूड करना चाहते हैं, फैसला करना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो हम उसको रेशो डिसेंडाई कहते हैं। अब एक और ज्यूरिस, ये पहले भी आप पढ़ चुकी हैं, बड़े पॉपुलर हैं ये, सालमन। और सालमन के नज़दीक जो था वो प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशियल डिसीजन है विच कंटेन इन इटसेल्फ अ प्रिंसिपल विच हैज़ इट्स अथॉरिटेटिव एलिमेंट इन टर्म्ड एज अ रेशो डिसेंडाई, कि वो बजाते खुद जो है वो एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वो चीज़ कोई डिसाइड की जाए, किसी केस को डिसाइड किया जाए, तो हम उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। इसके बाद अगर हम देख लें तो यहाँ पे एक हेडिंग है जो है कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली ये बात है इसके अंदर कि जो डॉक्ट्राइन है ऑफ रेशो डेसेंडाई के जो हायर कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं वो लोअर कोर्ट्स को बाइंड कर देते हैं। यानी अगर किसी हायर कोर्ट ने कोई चीज़ डिसाइड की है तो लोअर कोर्ट पे ये बाइंडिंग होगी कि वो भी उसको ही फॉलो करे। ठीक है, सिमिलर केसेस के अंदर। अब इसके अंदर जो रेशो डिसेंडाई है वो एक फोर्स ऑफ लॉ है जो कि बाइंड करती है पार्टीज को। इसमें अगर हम ये चीज़ देखें कि ये रेशियो डिसेंडाई कब यूज़ होगा, तो निचली हेडिंग जो आपको दिखाई दे रही है नंबर 2 के ऊपर, उसमें ये चीज़ आप देखें कि वो केस से रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द रेशियो डिसेंडाई इज एन एनालिसिस ऑफ व्हाट द कोर्ट एक्चुअली डिसाइडेड। ठीक है, तो ये चीज़ जो है उसमें उसकी रेलेवेंसी जो है वो उसके साथ होनी चाहिए। बेस्ड ऑन द लीगल पॉइंट्स जो हैं ये आप इसमें से मतलब रीड कर लें, इसको पॉज करके या नोट कर लें, या आपके नोट्स भी साथ साथ तैयार होते जाएंगे इसमें। अच्छा, इसके बाद अगर हम आए कि सालमन ने इसके बारे में जो है वो क्या चीज़ कही थी, तो इसमें जो सालमन था ये भी एक ज्यूरिस्ट थे। इन्होंने ये कहा था कि द ओनली जुडिशियल प्रिंसिपल which are authoritative and those are relevant to their subject matter and limited in their scope। ठीक है, अब यहाँ पर रेशो ट्रेसेंडाई से जो वो मुराद ले रहे हैं कि वो एक अथॉरिटेटिव है और वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है और वो अपने स्कोप में महदूद है कि वो उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें अगर हम देखें तो आगे ये चीज़ जो आपके सामने हेडिंग है कि केस डिसाइड्स जनरली। अब इसमें बट द केस डिसाइड जनरली एंड इट डिसाइड्स अ जनरल प्रिंसिपल
which become a rule for whole world because it has valid authority. तो जब वो कोई चीज़ ऐसी डिसाइड हो जाती है तो हम उसको इसी निगाह से देखते हैं कि ये चूंकि एक वैलिड अथॉरिटी जो है उसकी वजह से ये इस चीज़ को डिसाइड किया गया है, तो फिर वो एक रूल बन जाता है। सेकेंडली अगर हम इसको इसमें ये देखें कि हेडिंग आपने जो देनी है कि वो बिटवीन द पार्टीज, यानी जो दो पार्टीज हैं तो उनके दरमियान में इसकी क्या अकरेंस होगी कि व्हाट द केस डिसाइड्स बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, अब इसमें जब दो किसी फ्रीकैन हैं उनके दरमियान में किसी चीज़ के ऊपर कोई फैसला होता है तो लॉ डिसाइड करता है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में कि जब वो केस सुना गया या अगर उसकी कोई अपील वगैरह थी या वो उसको जितनी भी पार्टीज थी, दो थी या दो से ज़्यादा थी, या तो वो फिर बाउंड हैं कि बाय द वे कि ये देवर नेवर विल फाइट इन फ्यूचर विद वन अनदर। अब वो चीज़ जो डिसाइड हो गई उसके ऊपर अब कोई मज़ीद अख्तिलाफ जो है वो नहीं होगा। इसके बाद अगर आप तीसरी हेडिंग देखें इसमें कि यहाँ पे है कि एज अगेंस्ट द पर्सन नॉट पार्टीज टू द सूट। अब यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देगी कि एक तो हम केस उस वक्त कर रहे थे कि जो पार्टीज जो फ्री कैन हैं, दो पार्टी के दरमियान में या दो से ज़्यादा पार्टीज के दरमियान में कोई केस था, लेकिन ये भी तो है कि अगर जो उस केस से रिलेटेड नहीं है, पार्टीज नहीं है उसके अंदर, तो उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट है कि जो केस डिसाइड होता है, अब वो जो पार्टी नहीं भी है लेकिन चूंकि एक जनरल रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो उनके ऊपर भी उसी तरह ही एप्लीकेबल हो जाता है अगर नेचर जो है वो केस की सिमिलर नेचर हो। ठीक है, तो वो उसके ऊपर भी वैसे ही अप्लाई हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं रेशियो डिसेंडाई के वो क्या होते हैं। इसके अंदर जो दूसरी बात है कि हम कौन से मेथड्स हैं जिसमें ये चीज़ डिटरमिन की जाती है कि रेशियो डिसेंडाई क्या होगा। तो इसमें डिफरेंट ज्यूरिस्ट जो थे उन्होंने अपने डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले जो मेथड था उसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि वो था रिवर्सल टेस्ट। इसमें ये मैं आपको बता दूं कि जो जो रिवर्सल टेस्ट था ये एक प्रोफेसर ये वैम्बर्ग जो थे उन्होंने उसको सजेस्ट किया था और उन्होंने ये चीज़ बताई कि हम किसी भी प्रेपोजिशन को किसी मामले को रिवर्स पोजीशन में जो है उसको रिवर्स करके एनालाइज करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कि उसके ऊपर लॉ किस तरह अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि इसके अंदर वो अपने उस फैसले के बारे में इंक्वायर करते हैं और फिर उसके रिवर्स इफेक्ट्स जो हैं उनको देखा जाता है और फिर उस चीज़ को जो है वो अप्लाई किया जाता है। लेकिन जो साइमन जो थे उन्होंने इसके ऊपर एक अपना जो क्रिटिसिज्म जो है वो इसमें ये पेश किया कि ये अ, कुछ डिफेक्ट्स हैं इसके अंदर। तो उनका ये ख्याल था कि इन केस कि इफ अ जज इज गिवन टू अल्टरनेटिव ग्राउंड फॉर अ डिसीजन, तो द टेस्ट ऑफ वैम्बर्ग वुड कंपेल अस टू डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ रेशियो डिसेंडाई। तो इसमें जो चीज़ उन्होंने इसमें पॉइंट आउट की वो ये थी कि अगर किसी जज को दो अल्टरनेटिव ग्राउंड्स प्रोवाइड की जाएं किसी फैसले के लिए, तो फिर ये वाला जो तरीक़ेकार है जो टेस्ट ऑफ वैम्बर्ग जो है वो इसमें अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद एक गुडहार्ट थ्योरी है और इसमें जो प्रोफेसर गुडहार्ट थे उन्होंने जो रेशियो डिसेंडाई के बारे में बात की है, उनके मुताबिक ये कोई रीज़न नहीं है रेशियो डिसेंडाई जो है, डिसीजन जो है वो रेशियो डिसेंडाई का कोई वजह नहीं उनके ख़्याल में बनती, बल्कि उनका ये ख़्याल था कि ये बेसिकली कंक्लूजन है कि जब जजेस जो हैं वो किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो उस चीज़ को जो है हम मतलब वो किसी बुनियाद के ऊपर, चाहे वो मादी जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उसकी बुनियाद के ऊपर, जो मैं आपको भी स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहा हूँ। तो उनका ये ख्याल था कि अकॉर्डिंग टू गुडहार्ट कि हियर इज अ जज हु इज डिसाइडिंग
what are the material facts which can be discovered by a study of judgment. तो इसमें उन्होंने जो भी अपनी जजेस जो हैं उन्होंने अपना जो लीगल माइंड जो है उस पे अप्लाई किया और वो किसी फैसले पे पहुंच गए। अब इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि कई दफ़ा जजेस की डिस्क्रिशंस होती हैं कि वो किन मटेरियल फैक्ट्स जो हैं उनको रिगार्ड करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो टू पर्सन जो हैं वो दे मे एग्री, ठीक है, एज टू अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स डिफरेंट फ्राम देयर ग्रुप एज अ यूनिट। तो अगर मुख्तलिफ हकायक को ग्रुप की सूरत में देखा जाए या अलग अलग देखा जाए तो उनका देखने का जाविया मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म था जो उस वक्त इन पे आया। बहरहाल जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो है लिटरल एंड लीगल मीनिंग ऑफ ओबेटर डिक्टम। आप इसको ओबेटर डिक्टम लिखें या ओबेटर डिक्टा लिखें, इसका एक ही मतलब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ये है कि ओबेटर डिक्टा ये भी एक लैटिन वर्ड है, मतलब लातीनी, और इसमें हम जैसे कहते हैं कि बाय द वे। जैसे आप अपने कभी किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से बात करते हैं, बाय द वे कोई बात कर लेते हैं कि बात किसी और मौजू पे हो रही थी लेकिन आपने उसके साथ कोई और भी एक बाय द वे बात कर ली, तो उसको ओबेटर डिक्टम कहते हैं, ओबेटर डिक्टा कहते हैं। इसके अंदर जो लीगल है कि आपने अगर जो कोर्ट्स हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो उस वक़्त महसूस होती हैं कि इर्रेलेवेंट हैं या अननेसेसरी हैं, लेकिन वो केस की बाबत बात हो रही होती है, तो वो हम उसको ओबेटर डिक्टा कहते हैं। ठीक है? अब इसमें जो गुडहार्ट ने जो चीज़ कही थी वो ये थी कि कोई भी जो कंक्लूजन है द बेस्ड ऑन अ फैक्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ व्हिच हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। ठीक है? तो ये कुछ ऐसे हकायक हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो चीज़ें कोर्ट जो है कोई चीज़ डिसाइड करता है, बट दे आर नॉट, मतलब बाय द वे वो चीज़ें जो है वो केस में आ रही होती हैं। अब इसमें जो दूसरी इसकी चीज़ है ओबेटर डिक्टम के हवाले से, वो है फोर्स ऑफ परसुएसिव। यहाँ से ये इसमें मुराद ली जाती है कि द ओबेटर डिक्टा हैज़ अ परसुएसिव फोर्स इन इटसेल्फ। यानी परसुएट करना, किसी चीज़ को पुश करना, उसको परसू करना कि उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं कि इन द कोर्स ऑफ हिज जजमेंट अ जज में सेलेक्ट वेरियस ऑब्जर्वेशन रेलेवेंट टू द इशू बिफोर हिम। तो ये चीज़ आप जानते हैं कि अदालत में जो जज साहिबान होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को जो है ऑब्ज़र्व करते हैं। मुख्तलिफ़ फैक्ट्स को देखते हैं, उनकी हक़ानियत को देखते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट के अंदर ऑब्ज़र्व हो रही होती हैं। तो वो दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ सच ऑब्ज़र्वेशंस। तो जो उनकी ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं, वो उससे भी मदद लेते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है? एंड दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम। उनके ऊपर कोई ऐसी कदगन नहीं कि वो उसको मतलब ज़रूर ही फॉलो करें, या बाउंड नहीं होते वो। लेकिन वो चीज़ जो है वो उनको मदद कर रही होती है किसी चीज़ को कंक्लूड करने में, फैसला करने में और या जजमेंट देने में। अब इसके अंदर हम इसके कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग में इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि ये लॉ की ग्रोथ में जो है हेल्प करता है, आपको लॉ को रिफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है? और जजेस जो हैं वो लॉ को उनकी ऑब्जर्वेशंस का उनका समझना, ये उस चीज़ में हेल्प करता है। कोई डिफेक्ट है लीगल सिस्टम में, उसमें हेल्प करता है। और जो कोई प्रॉब्लम्स हैं ये उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ डिक्टा की एक हेडिंग नेक्स्ट है जिसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ वेट। डिग्री ऑफ वेट से मुराद कि कितना वज़न है उस चीज़ के अंदर। कुछ कैजुअल एक्सप्रेशंस होते हैं जिसको आप कहते हैं कि राय के बारे में किसी का कोई कैजुअल एक्सप्रेशन है, तो वो समटाइम्स ओबिटर डिक्टम रेज्ड कैजुअल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ठीक है? तो ये चीज़ जो है आप उसकी एक किस्म के तौर पे कह सकते हैं कि वो जो माइंड ऑफ जजेस है, जो वो सोच रहे हैं, जो मतलब कोई डिक्टा उनके सामने इस तरह की चीज़ है। सेकंड जो इसकी टाइप है वो डिलिबरेट, मतलब इंटेंशनल, यानी इसमें हम कहते हैं कि डिलिबरेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि जब कोई फुल कंसिडरेशन जो है वो किसी
पॉइंट पर कोर्ट के सामने कोई चीज़ ऐसी हो, डिलिबरेट जो एक्सप्रेशन है ओपिनियन का, तो वो एक ओबिटर डिक्टम हम उसको कहेंगे कि ये उसकी एक सेकंड टाइप है। जजेस पे ये वैसे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ जो है ऑब्जर्व कर रही हैं और वो कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको कितनी वेटेज देते हैं। एंड में मैं आपको इसके कंक्लूजन के बारे में बता दूं कि जो इंफीरियर कोर्ट्स होते हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, वो इस बात पर बाउंड होते हैं कि वो लीगल प्रिंसिपल को अप्लाई करें जो कि सुपीरियर कोर्ट ने पहले किसी केस में बता दिया है। तो वो एक बाइंडिंग होती है लोअर कोर्ट्स के ऊपर। और जो डिसीजंस हैं, वो जो जजेस जो डिसीजंस वगैरह हैं उसके अंदर ये दोनों ही चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें रेशो डिसेंडाई और ओबेटर डिक्टम। तो रेशो डिसेंडाई जो है ये एक रीजनिंग है फॉर द डिसीजन, जबकि जो ओबेटर डिक्टम है वो एक ऑब्जर्वेशन है जजेस की, कि जब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो बहुत स्ट्रिक्टली तो रेलिवेंट नहीं होता, लेकिन ये है कि बहरहाल वो उसका एक हिस्सा होता है और ये ग्रोथ ऑफ लॉ में हेल्प करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन के अंदर, इस छोटे से लेक्चर में, आपको प्रेसिडेंट जो है वो समझ आ गया होगा। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको ये लगे कि आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। और अगर इसके अलावा अगर आप ये समझें कि कोई और ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं, इसी तरह अपने एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से, तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो, आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो बना लेंगे और वो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना अपने गिरदो दिमाग का और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।